ललित सोनी शिविरा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। विशेष रूप से कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए रिकॉर्डिंग की जा रही है और कक्षा 10 का तीसरा लेसन जो कि अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष संबंधित है और इस पाठ की रिकॉर्डिंग की जा रही है 10वीं क्लास के एक विद्यार्थी बंटी के द्वारा। आने वाले सभी विद्यार्थियों और शिक्षक साथियों तथा अन्य सभी उन साथियों से जो इस ऑडियो को सुनेंगे, निवेदन है कि इस रिकॉर्डिंग को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाने का क्रम करें, अर्थात इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और इस लेसन में आपको सुनने को प्राप्त होगा 1857 की क्रांति से पूर्व का समय और 1857 की क्रांति के बाद का समय, अर्थात 1757 से लेकर आज़ादी के समय तक अंग्रेजों का शासनकाल किस तरह से भारत में रहा, किस तरह से भारत के लोगों ने संघर्ष किए, किस तरह से यहाँ पर जनजातीय आंदोलन हुए, किस तरह से 1857 की क्रांति का कारण विद्रोह के रूप में सामने आया, उसके क्या परिणाम हुए, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये सब आपको जानने को प्राप्त होगा। और साथ ही प्रजामंडल जो कि राजस्थान से संबंधित है, उसमें राजस्थान का योगदान किस तरह से 1857 की क्रांति में, सब आपको इस जानकारी लेसन से द्वारा प्राप्त होगी। एक विशेष निवेदन ये भी है कि ये रिकॉर्डिंग पूरे कंप्लीट लेसन की जा रही है और इसके पश्चात आपको इस लेसन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर है, पाठसार है प्राप्त और रिकॉर्डिंग अब स्टार्ट की जा रही है बंटी के द्वारा। अध्याय 3 अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष। पश्चिमी देशों ने अपने आर्थिक उद्देश्य को पूरा करने के दृष्टि से अलग अलग देशों में अपने उपनिवेश बनाए और बाद में अपना साम्राज्य स्थापित किया। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत छल कपट, अत्याचार व शोषण से हुई। भारत प्राचीन काल से ही एक समृद्धशाली देश रहा है, अतः विश्व के अन्य देशों के साथ ही अंग्रेजों की भारत पर सदैव निगाहें रही है। शीघ्र ही वे व्यापारी में शासक बन गए। अंग्रेजों के कारण भारत की सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक व्यवस्था को आधारभूत क्षति पहुंची। 1757 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक स्वतंत्रता की चेतना। 23 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन के प्रमुख व्यापारियों ने एक संयुक्त पूंजी उद्यम के रूप में दी गवर्नर एंड इंडिया कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज के नाम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शुरुआत की। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी के पूर्व के साथ व्यापारी करने का अधिकार प्राप्त किया। 1612 ईस्वी में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायी व्यापारिक कोठी स्थापित की। 1604 ईस्वी में मद्रास, चेन्नई में फोर्ट सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किया। 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुख शाह से एक फरमान प्राप्त कर कंपनी ने 38 गांवों की जमींदारी प्राप्त कर ली। 3000 रुपये नजराने के बदले में कंपनी के माल को सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया और चुंगी शुल्क मुक्ति के लिए अंग्रेजों का दस्तक विशेष अनुमति पत्र जारी करने का अधिकार दे दिया। कंपनी ने अपना ध्यान बंगाल पर अधिक केंद्रित किया। 1757 ईस्वी से पूर्व अंग्रेजों ने अन्य यूरोपीय कंपनियों को पराजित कर अपनी सर्वोच्चता स्थापित कर ली। मुगलों से फरमान प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में हस्तक्षेप बढ़ गया। 10 अप्रैल 1756 ईस्वी को बंगाल के नवाब अली वर्द खां की मृत्यु हो गई। उसका उत्तराधिकारी छोटी पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला नवाब बना, जबकि पूर्णिया का गवर्नर शौकत जंग भी नवाब बनना चाहता था। अंग्रेजों ने अवसर का लाभ उठाकर नवाब के विरोधियों को संरक्षण देना प्रारंभ कर दिया। आर्थिक मामलों को लेकर नवाब और अंग्रेजों के मध्य काफी मतभेद हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ। इसमें अंग्रेजों की विजय हुई और नवाब मारा गया। अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब मीर जाफर को बना दिया, जिससे बंगाल में अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। 1760 ईस्वी में जब मीर जाफर अंग्रेजों की धनापूर्ति नहीं कर सका, तो अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। नवाब बनने के बाद मीर कासिम ने बंगाल में प्रशासनिक पुनर्ग्रहण का प्रयास किया, लेकिन भ्रष्टाचार व ब्रिटिश हस्तक्षेप के कारण उसे सफलता नहीं मिली। आर्थिक मामलों एवं विभिन्न सुविधाओं को लेकर मीर कासिम व अंग्रेजों के मध्य मतभेद बढ़ते गए, जिसके परिणाम स्वरूप 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें नवाब की पराजय हुई और अंग्रेजों की विजय हुई। यह युद्ध भारतीयों के लिए अधिक घातक सिद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हो गए। इससे भारत के उद्योगों और व्यापारियों को भी हानि हुई। अंग्रेजों का मराठा व मैसूर से संघर्ष। 18वीं शताब्दी में भारत में मराठा शक्ति का एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित हो चुकी थी, लेकिन 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत के युद्ध में
युद्ध में बाद मराठा की शक्ति कमजोर हो गई। अंग्रेजों को भारत पर अधिकार करने से रोकने वाली चुनौती मराठा ही थे। अब अंग्रेज मराठों को अपने अधीन करने का अवसर तलाश रहे थे। 1772 ईस्वी में पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद उसका भाई नारायण पेशवा बना, लेकिन पूर्व पेशवा का चाचा रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता था। अंग्रेजों को अब मराठा राज्य में फूट डालने का अवसर मिल गया। अंग्रेजों और रघुनाथ राव के मध्य 6 मार्च 1775 ईस्वी को सूरत की संधि हुई। इसमें अंग्रेज रघुनाथ राव को पेशवा बनने में मदद करेंगे और पेशवा अंग्रेजों को बेसिन, सालसेट व सूरत की लगान का आधा भाग देगा। इस प्रकार रघुनाथ राव की महत्वाकांक्षा तथा बम्बई सरकार द्वारा उसके साथ की गई संधि ने मराठों और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष का अनिवार्य बना दिया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 ईस्वी से 1782 ईस्वी के मध्य अंग्रेजों और मराठों के मध्य संघर्ष चला। इस संघर्ष में ब्रिटिश सेना संगठित मराठा सेना से परास्त हुई और 29 जनवरी 1799 ईस्वी बड़गांव की अपमानजनक संधि करनी पड़ी, जिसमें अंग्रेजों द्वारा विजित प्रदेश मराठों को वापस लौटाने तथा रघुनाथ राव को पूना दरबार के हवाले करने तथा अंग्रेजों द्वारा 41,000 रुपए युद्ध जुर्माने के रूप में देना तय हुआ। द्वितीय अंग्रेज मराठा संघर्ष। यह संघर्ष 1802 से 1805 तक चला। इस संघर्ष का कारण लॉर्ड वेलेस्ली के साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा तथा मराठा सरदारों का आपसी द्वेष रहा। इस संघर्ष में मराठा सरदारों ने अलग अलग अंग्रेजों से युद्ध किया और पराजित हुए। दक्षिण भारत में भोसले ने संघर्ष किया और 1803 ईस्वी में अमरगांव के युद्ध में पराजित होने पर 17 दिसंबर 1803 ईस्वी को अंग्रेजों से देवगांव की संधि कर ली। लालवाड़ी के युद्ध में सिंधिया पराजित हुआ और 30 दिसंबर 1803 ईस्वी में सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई। होलकर और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष अनिर्णित रहा, लेकिन दोनों पक्षों के मध्य जनवरी 1806 ईस्वी को राजघाट की संधि हुई, जिसके अनुसार होलकर ने चंबल नदी के उत्तरी क्षेत्र पर अपना अधिकार छोड़ दिया तथा राजपूताने में आंतरिक हस्तक्षेप नहीं करने का वचन दिया। तृतीय अंग्रेज मराठा संघर्ष। भारत में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता बनाए रखने के लिए 13 जून 1817 को पेशवा के साथ तथा 5 नवंबर 1817 ईस्वी को सिंधिया को अंग्रेजों के साथ अपमानजनक संधि करनी पड़ी। इन अपमानजनक बंधनों को तोड़ने के लिए मराठों ने संघर्ष आरंभ कर दिया, लेकिन पेशवा की किरकी भोसले की सीतवर्डी तथा होलकर की मेहंदीपुर स्थान पर पराजय हुई। 18 जून 1818 को मेलकाम ने पेशवा के साथ संधि की, जिसके अनुसार पेशवा पद समाप्त कर दिया तथा 8 लाख की पेंशन देकर बिठूर भेज दिया, जहां पर 1852 ईस्वी में मृत्यु हो गई। इस प्रकार अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति फूट डालो राज करो की नीति से मराठों को संघर्ष में पराजित कर दिया। आंग्ल मैसूर संघर्ष। 1761 ईस्वी में हैदर अली ने मैसूर के राजा नंदराज से सत्ता छीन ली और सर्वा बन गया। 1776 ईस्वी को मैसूर के राजा की मृत्यु के बाद अपने को शासक घोषित कर दिया। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा में हैदर अली खटकने लगा, अतः अंग्रेजों ने मराठों और निजाम के साथ मिलकर हैदर अली के विरुद्ध संगठन बनाया, लेकिन हैदर अली ने कूटनीति से मराठों को युद्ध में तटस्थ कर दिया और निजाम को प्रादेशिक लोभ देकर अपनी ओर मिला लिया। 1767 में हैदर अली ने ब्रिटिश प्रभाव वाले क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया। अंत में अंग्रेज पराजित हुए। लाचार अंग्रेजों को हैदर अली के साथ 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को मद्रास की संधि करनी पड़ी। इस संधि के अनुसार एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश वापस लौटा दिए। द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष। अंग्रेज प्रथम संघर्ष की हार का बदला लेना चाहते थे। हैदर अली अंग्रेजों के गुटूर पर अधिकार से नाराज था, अतः हैदर अली ने निजाम में मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया। जुलाई 1780 को युद्ध प्रारंभ हो गया। हैदर अली की सफलता मिल रही थी, लेकिन 7 दिसंबर 1782 को हैदर की मृत्यु हो गई तथा कार्यभार उसके पुत्र टीपू सुल्तान पर आ गया। टीपू ने 1 वर्ष तक युद्ध जारी रखा, लेकिन दोनों पक्षों ने युद्ध से परेशान होकर 11 मार्च 1784 ईस्वी को मंगलोर की संधि कर ली और एक दूसरे को विजित प्रदेश वापस कर दिए। अंग्रेजों ने मैसूर के मामले में दखल नहीं देने का वचन दिया। तृतीय अंग्रेज मैसूर संघर्ष। तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष का कारण अंग्रेज मैसूर का प्रभाव समाप्त करना चाहते थे। दूसरी ओर टीपू मालाबार की सुरक्षा हेतु कोचीन में स्थित डच दुर्ग कानगुर व आईकोट को खरीदना चाहता था, लेकिन अंग्रेज समर्पित ट्राई वनकोर के राजा ने इन्हें खरीदकर टीपू को नाराज कर दिया।
अप्रैल 1790 ईस्वी में टीपू ने ट्रावनकोर पर आक्रमण कर दिया। कार्नवालिस ने विशाल सेना के साथ मैसूर पर आक्रमण कर दिया। टीपू ने वीरतापूर्वक मुकाबला किया, लेकिन अंत में 23 फरवरी 1792 ईस्वी को श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। इस संधि से मैसूर का आधा भाग चला गया और युद्ध क्षति के रूप में 3 करोड़ की राशि अंग्रेजों को देनी पड़ी तथा अपनी 2 पुत्रों को बंधक के रूप में अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1798 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर बन लॉर्ड वेलेजली भारत आया। वेलेजली एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था। उसने निश्चय किया कि टीपू को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए अथवा उसे पूर्णतः अपने अधीन कर लिया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए वेलेजली ने सहायक संधि करने का सहारा लिया। टीपू सुल्तान ने सहायक संधि को अस्वीकार कर दिया। अप्रैल 1799 ईस्वी में टीपू के विरुद्ध अभियान प्रारंभ कर दिया। 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया तथा मैसूर की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। टीपू संघर्ष करता हुआ मारा गया। अंग्रेजों का पंजाब के साथ संघर्ष। अफगानिस्तान के शासक ने रणजीत सिंह को पंजाब का गवर्नर बनाया। रणजीत सिंह सतलज नदी के पूर्व में स्थित प्रांतों पर अधिकार करना चाहता था, जबकि इस क्षेत्र में अंग्रेज अपना आधिपत्य चाहते थे। 28 फरवरी 1809 ईस्वी में अख्तर लोनी ने सतलज के पूर्वी प्रदेशों पर अंग्रेजी नियंत्रण की घोषणा कर दी और कहा कि लाहौर की ओर से कोई आक्रमण हुआ तो उसे सैनिक बल से रोका जाएगा। महाराजा ने मात खाई और 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को रणजीत सिंह व अंग्रेजों के मध्य अमृतसर की संधि हुई, जिससे सतलज नदी के पूर्व तट के राज्य पर अंग्रेजी नियंत्रण स्वीकार कर लिया। रणजीत सिंह के समय तक अंग्रेजों के साथ संबंध शांतिपूर्ण बने रहे। 27 जून 1839 ईस्वी को रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई तो सरदारों की महत्वाकांक्षा व स्वार्थ के कारण दरबार में दलबंदी प्रारंभ हो गई। खड़क सिंह राजा बना, लेकिन वह कुशल प्रशासक नहीं था, जिससे दरबार में डोगरा बंधुओं का हस्तक्षेप बढ़ गया। अंग्रेजों ने इस अराजकता का लाभ उठाया और ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि दोनों के मध्य युद्ध प्रारंभ हो गया। प्रथम अंग्रेज सिख संघर्ष। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा तथा अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति प्रथम अंग्रेज सिख संघर्ष का कारण रही। प्रथम मुठभेड़ के कारण 13 दिसंबर 1845 में लॉर्ड हार्डिंग ने सिखों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 10 फरवरी 1846 के सबराव के युद्ध में सिखों की निर्णायक हार हुई। 13 फरवरी 1846 को अंग्रेजों ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। 1 मार्च 1846 को लाहौर की संधि हुई, जिसमें जालंधर दोआब अंग्रेज राज्य में मिला लिया तथा 1 करोड़ 50 लाख की राशि युद्ध क्षति के रूप में सिखों को अंग्रेजों को देनी थी। सिख सेना की संख्या सीमित कर दी गई। हार्डिंग पंजाब प्रशासन पर दिलीप सिंह के वयस्क होने तक अधिकार रखना चाहता था। अतः 26 दिसंबर 1846 ईस्वी को भैरोवाल की एक पूरक संधि की, जिसमें अंग्रेजी पंजाब के एक भाग की स्वामी बन गए। द्वितीय आंग्ल सिख संघर्ष में पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय। द्वितीय आंग्ल सिख संघर्ष का कारण 1847 से 48 में अंग्रेजों द्वारा पंजाब में सारे ऐसे सुधार करना जो सिख विरोधी थे, फौज से मुक्त किए गए। सैनिकों का असंतोष तथा रानी जिंदा के अधिकारों का छीन जाना व उसकी बदला लेने की चाहत थी। रेजिडेंट का अत्यधिक आंतरिक हस्तक्षेप व डलहौजी की पंजाब को अंग्रेजी शासन की चाहत ने द्वितीय आंग्ल सिख संघर्ष अनिवार्य कर दिया। 10 अक्टूबर 1848 ईस्वी को गवर्नर जनरल डलहौजी ने सिखों के साथ अंतिम युद्ध करने की घोषणा के साथ ही युद्ध प्रारंभ हो गया और 13 मार्च 1849 को शेर सिंह, छत्तर सिंह, मूलराज आदि सिखों के समर्पण के साथ ही युद्ध समाप्त हो गया। डलहौजी ने 29 मार्च 1849 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा पंजाब की ब्रिटिश भारत में विलय कर लिया। इसी घोषणा से पंजाब के स्वतंत्र राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया। 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष। 1857 ईस्वी से पूर्व लगातार 100 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के प्रांतीय राज्यों, देशी रियासतों, किसानों, जनजातियों आदि का प्रतिरोध सहन करना पड़ा। लेकिन 1857 ईस्वी में अंग्रेजों को पहली बार भारतीयों के संगठित विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन अंग्रेजों ने कूटनीति एवं आपसी फूट का लाभ उठाकर इस प्रतिरोध का विफल कर दिया, परंतु उनको अपनी नीति में परिवर्तन के लिए मजबूर होना पड़ा। स्वतंत्रता संघर्ष का स्वरूप। इस प्रथम स्वाधीनता संघर्ष के स्वरूप के बारे में विद्वानों में मतभेद है। जहां अंग्रेजों और यूरोपीय इतिहासकार इसे सिपाही विद्रोह व सामंती प्रतिक्रिया अथवा मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताते हैं, वही भारतीय इतिहासकार व विद्वानों का मानना है कि यह सैनिक असंतोष से प्रारंभ होकर
शीघ्र ही इस संघर्ष ने पहले जन विद्रोह के रूप में व्यापकता प्राप्त की। बाद में इस संघर्ष ने राष्ट्रीय विद्रोह व स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया। सुरेंद्र नाथ सेन ने लिखा है कि यह युद्ध धर्म के नाम पर प्रारंभ हुआ था और स्वतंत्रता संग्राम में जाकर समाप्त हुआ। डॉक्टर विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी पुस्तक भारत का स्वातंत्र्य समर वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस में इस युद्ध को भारत का स्वतंत्रता संग्राम बताया। स्वतंत्रता संघर्ष के कारण, पहला, अंग्रेजों की आर्थिक नीति, दूसरा, लॉर्ड डलहौजी का हड़प सिद्धांत, तीसरा, अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की नीति, चौथा, सामाजिक, धार्मिक, सैनिक कारण। स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभ एवं प्रसार। सैनिकों के चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से मना करने पर अनुशासनहीनता का अपराध लगाकर उनको दंड दिया गया। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में सैनिक मंगल पांडे ने विद्रोह कर एक अधिकारी की हत्या कर दी। ब्रिटिश अधिकारियों ने 34वीं NI रेजिमेंट को तोड़ दिया और भारतीय सैनिकों को दंड दिया गया। मई 1857 ईस्वी में छावनी में 85 सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करने से मना करने पर सैनिक न्यायालय ने दीर्घकालीन कारावास का दंड दिया। 10 मई को सैनिकों ने खुला विद्रोह कर दिया और अपने अधिकारियों की गोली मार कर हत्या कर दी। अपने सैनिक साथियों को मुक्त करवाकर वे लोग दिल्ली की ओर चल पड़े। सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। दिल्ली हाथ से निकल जाना अंग्रेजों के लिए एक भारी क्षति थी। क्रांति शीघ्र ही लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, बनारस, बिहार के कुछ भाग, झांसी और अन्य क्षेत्रों में भी फैल गई। अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः अधिकार करने के लिए पंजाब से सेनाएं बुलाई। 14 सितंबर से 20 सितंबर तक भयंकर युद्ध चला। 21 सितंबर को बहादुर शाह को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय सैनिकों ने घेरा युद्ध किया, लेकिन अंत में सितंबर 1857 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। इस युद्ध में अंग्रेज अधिकारी जॉन निकलसन मारा गया। सम्राट को बंदी बना लिया गया। दिल्ली के निवासियों से प्रतिशोध लिया गया। लेफ्टिनेंट हडसन ने सम्राट के 2 पुत्रों व 1 पौत्र की गोली मारकर हत्या कर दी। 4 जून 1857 ईस्वी को लखनऊ में क्रांति हो गई। भारतीय सैनिकों ने रेजिडेंसी को घेर लिया, जिसमें ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई। हैवलॉक और आउटरडम ने लखनऊ को पुनः जीतने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। नवंबर 1857 ईस्वी में मुख्य सेनापति सर कॉलिन कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से नगर में प्रवेश किया। मार्च 1858 ईस्वी को नगर पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया। 5 जून 1857 ईस्वी को क्रांतियों ने कानपुर पर अधिकार कर नाना साहिब को पेशवा घोषित कर दिया। जनरल सर ह्यू व्हीलर जो छावनी कमांडर थे, उन्होंने 27 जून को आत्मसमर्पण कर दिया। पेशवा नाना साहिब का साथ तात्या टोपे ने दिया। 6 दिसंबर 1857 को सर कैंपबेल ने कानपुर पर पुनः अधिकार कर लिया। तात्या टोपे भाग निकले और झांसी चले गए। जून 1857 में झांसी में क्रांति हो गई। रानी लक्ष्मीबाई को रियासत का शासक घोषित कर दिया। सर ह्यूमरोज ने झांसी पर आक्रमण करके अप्रैल 1858 को पुनः उस पर अधिकार कर लिया। झांसी पर अधिकार हो जाने पर रानी तथा तात्या टोपे ने ग्वालियर की ओर अभियान किया, जहां भारतीय सैनिकों ने उनका स्वागत किया, परंतु सिंधिया ने राजभक्त रहने का निश्चय किया और आगरा में शरण ली। ग्वालियर पर जून 1858 ईस्वी में अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कर लिया। 17 जून 1858 ईस्वी को रानी लक्ष्मीबाई ब्रिटिश सेना से संघर्ष करती हुई वीर गति को प्राप्त हो गई। तात्या टोपे फिर बच निकले, परंतु अप्रैल 1859 ईस्वी में उन्हें सिंधिया की एक सामंत ने पकड़ लिया और अंग्रेजों के सुपुर्द कर दिया और अंग्रेजों ने उसे फांसी दे दी। बिहार में इस क्रांति का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार 80 वर्षीय कुंवर सिंह ने किया। कुंवर सिंह ने अंग्रेज सेनापति मिल कर्नल डेक्स मार्क और मेजर डालस को धूल चटाई। अप्रैल 1858 में पुनः अपनी रियासत पर अधिकार कर लिया। 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से युद्ध किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। बरेली में बहादुर खान ने क्रांति में भाग लिया। बनारस में भी क्रांति हुई, लेकिन कर्नल नील ने उसे दबा दिया। उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में सैनिक क्रांतिकारियों की संख्या कम थी। फिर भी इस महान संघर्ष में दक्षिण भारत की भी अनेक क्रांतिकारी शहीद हुए, सजाएं भुगती एवं बंदी बनाए गए। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के दक्षिणी भारत के प्रमुख नेतृत्व करने वाले में रंग बापूजी गुप्ते, सतारा, सेनाजी पंडित, रंगाराव पांगे व मौलवी सैयद अलाउद्दीन हैदराबाद, भीमराव मुंडरगी छोटा सिंह कर्नाटक, अंडाजी
फड़नवीस, कोल्हापुर, गुलाम गोस व सुल्तान बख्श, मद्रास, अरुणागिरी व कृष्णा चिगलफूट, मुलगाबल स्वामी कोयम्बटूर, मुल्ला सनी, विजय कुदारत केरल आदि विशेष उल्लेखनीय है। इस प्रकार 1857 को स्वतंत्रता संघर्ष संपूर्ण राष्ट्र में व्याप्त रहा था तथा इस संघर्ष में सैनिकों के साथ सभी क्षेत्र, भाषा, धर्म एवं जाति के लोगों तथा कृषकों व जमींदारों ने भाग लिया। जनजातीय आंदोलन 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। 1764 ईस्वी के बक्सर युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत को अंग्रेजी उपनिवेश में बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। इस उपनिवेशीकरण के प्रक्रिया ने ही जन विद्रोह को जन्म दिया, जिनमें जनजातीय आंदोलन भी है। जनजातीय आंदोलनों को कारण जनजातीय लोगों द्वारा अपनी स्वतंत्रता को खो जाने, स्वशासन में विदेशी हस्तक्षेप, प्रशासनिक परिवर्तनों का होना, अत्यधिक करों की मांग, अर्थव्यवस्था का भंग होना आदि माना जाता है। बंगाल तथा पूर्वी भारत में जनजातीय विद्रोह। पहला, सन्यासी विद्रोह। बंगाल पर अंग्रेजी राज्य स्थापित होने के बाद जब 1769 से 70 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा, उधर कंपनी के पदाधिकारियों ने कर भी कठोरता के साथ वसूले। सन्यासी कृषि करने के साथ साथ धार्मिक यात्राएं भी नियमित करते थे। तीर्थ स्थानों पर आने जाने पर प्रतिबंध लगाने से सन्यासी लोग नाराज हो गए। इन सन्यासियों के अन्याय के विरुद्ध लड़ने की परंपरा भी रही थी और अन्याय जनता के साथ मिलकर कंपनी की कोठियों तथा कोषों पर आक्रमण कर लूट लिए। ये लोग कंपनियों के सैनिकों के विरुद्ध बहुत वीरता से लड़े, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग ने एक लंबे अभियान के बाद इस विद्रोह को दबा दिया। इसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में मिलता है। दूसरा आता है कोल विद्रोह। अंग्रेजी प्रशासनिक जटिलताओं, कठोर भूमिकर व्यवस्था तथा स्थानीय शासक वर्गों के उपेक्षापूर्ण व्यवहार ने जिस शोषण को जन्म दिया था, उससे खिलाफ कोल जनजाति ने विद्रोह किया। ये विद्रोह तब अधिक बढ़ गया जब 1831 ईस्वी में किया जाना पुलिस का दमन तथा जमींदारों तथा साहूकारों द्वारा जबरदस्ती वसूली किया जाना था। इस विद्रोह का नेतृत्व दो भाई सिंधु और कान्हू द्वारा किया गया और इन्होंने कंपनी के शासन का अंत करने की घोषणा कर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। विस्तृत सैन्य कार्यवाही के पश्चात ही 1856 ईस्वी में स्थिति नियंत्रण में आई तथा सरकार को स्वतंत्र पृथक संथाल परगना बनाना पड़ा। चौथा है भील विद्रोह। भील जनजाति पश्चिमी तट के खानदेश नामक इलाके में रहती थी। 1812 से 19 तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कंपनी अधिकारियों का मानना था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उसके प्रतिनिधि त्रिकबकजी दांगलिया ने प्रोत्साहित किया था। वास्तविक कारण कृषि संबंधी कष्ट था तथा नई सरकार से भय था। अंग्रेजी सेना की अनेक टुकड़ियां इसको दबाने में लगी थी। उन्होंने 1825 ईस्वी में सेवरम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया तथा 1831 ईस्वी से तथा 1846 ईस्वी में पुनः विद्रोह किए गए। पांचवा आता है रमोसी विद्रोह। पश्चिमी घाट में रहने वाली एक जनजाति रमोसी थी। वे अंग्रेजी प्रशासन पद्धति तथा अंग्रेजी प्रशासन से बहुत अप्रसन्न थे। 1822 ईस्वी में उनके सरदार चित्तर सिंह ने विद्रोह कर दिया तथा सतारा के आसपास के प्रदेश लूट लिए। 1825 से 26 ईस्वी में पुनः विद्रोह हुए। अधिक सैन्य बल से ही अंग्रेज इन विद्रोह को दबाने में सफल हुए। क्रांतिकारी संगठनों का स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान। भारत के लोगों ने कभी हृदय से अंग्रेजी दासता को स्वीकार नहीं किया। 1757 ईस्वी से भारत के स्वतंत्र होने तक संघर्ष करते रहे। 1857 ईस्वी में विशाल स्तर पर होने वाला धमाका अंग्रेजी सत्ता को हिलाने वाला सिद्ध हुआ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता प्राप्ति कर क्रांतिकारी बलिदानों ने खून से आजादी का इतिहास लिखा। क्रांतिकारी आंदोलन के उत्थान के मुख्यतः वही कारण थे जिनसे आंदोलन के उग्र पंथ का उदय हुआ। 1857 ईस्वी में कड़े संघर्ष के पश्चात अंग्रेज सत्ता पुनः स्थापित कर पाए, लेकिन लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों ने क्रांतिकारी आंदोलन करने के लिए भारतीयों को बाध्य किया। 1905 ईस्वी के बंग की चोट से प्रत्येक स्वाभिमानी भारतीय भड़क उठा। सरकार का दमन और साथ में जनता को कुशल नेतृत्व देने में नेताओं की असफलता के कारण उपजी कुंठा ने क्रांतिकारी आंदोलन को जन्म दिया। क्रांतिकारी ये विश्वास करते थे कि राष्ट्रीय जीवन में जो भी उपयुक्त तत्व है, जैसे कि धार्मिक तथा राजनीतिक स्वतंत्रता है, नैतिक मूल्य तथा भारतीय संस्कृति
को विदेशी शासन समाप्त कर देगा। अतः सभी क्रांतिकारियों का एक ही उद्देश्य था, मातृभूमि को विदेशी शासन से मुक्त कराना। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधि का प्रारंभ 1876 में वासुदेव बलवंत फड़के नामक सरकारी कर्मचारी ने किया। उन्होंने सन 1876 ईस्वी में महाराष्ट्र में पड़ने वाले भयंकर अकाल से उत्पन्न प्रजा के कष्टों को दूर करने के लिए अंग्रेजी सरकार की नौकरी छोड़ दी और स्थान स्थान पर भाषण देकर अंग्रेजी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए महाराष्ट्र की जनता को प्रोत्साहित किया। फड़के के भाषणों से उत्तेजना फैलने लगी और 1879 ईस्वी में फड़के को गिरफ्तार करके अदन अरब देश की जेल में भेज दिया, जहां 1889 में स्वर्गवास हो गया। चापेकर बंधुओं द्वारा रैंड की हत्या। पुणे, महाराष्ट्र के चापेकर बंधुओं दामोदर हरी चापेकर, बालकृष्ण हरी चापेकर तथा वासुदेव चापेकर ने क्रांतिकारी आंदोलन को दिशा दी। 1893 ईस्वी में हिंदू धर्म संरक्षण सभा बनाई। इसके अंतर्गत शिवाजी उत्सव व गणेश उत्सव मनाने प्रारंभ किए और लोगों के अंदर देशभक्ति और उत्साह की भावना उत्पन्न की। 1897 में पुणे में प्लेग रोग महामारी के रूप में फैला। पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड व लेटी सेंट एयर्स्ट प्लेग पीड़ितों की मदद की बजाय आतंक ज्यादा फैला रहे थे। यह दोनों अधिकारी बदनाम, कठोर व कूचक रचने वाले थे। संपूर्ण पूना नगर इनके अत्याचारों से त्रस्त था। अतः चापेकर बंधुओं ने दोनों की 22 जून 1897 को हत्या की थी। चापेकर बंधुओं को गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी की सजा दी गई। श्यामजी कृष्ण वर्मा तथा लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना। श्यामजी कृष्ण वर्मा पश्चिमी भारत के काठियावाड़ प्रदेश में रहने वाले थे। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और बैरिस्टर बन गए। भारत लौटने पर अंग्रेजी पॉलिटिकल रेजिडेंटों के आचरण से दुखी होकर भारत को स्वतंत्र कराने का दृढ़ निश्चय किया और अपना कार्य क्षेत्र लंदन नगर को बनाया। देश से बाहर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्रांतिकारी संगठन स्थापित करने की पहल श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ही की। 1905 ईस्वी में भारत स्वशासन समिति का गठन किया, जिसे इंडिया हाउस की संज्ञा दी जाती है। इन्होंने एक मासिक पत्रिका इंडिया सोशलिज्म भी प्रारंभ की। इन्होंने विदेश आने वाले भारतीयों के लिए 1,000 की 6 फेलोशिप भी प्रारंभ की। शीघ्र ही इंडिया हाउस लंदन में रहने वाले भारतीयों के लिए शीघ्र आंदोलन का एक केंद्र बन गया। वी.डी. सावरकर, लाला हरदयाल और मदन लाल धिंगरा जैसे क्रांतिकारी इसके सदस्य बन गए। श्यामजी वर्मा की गतिविधियों को देखकर अंग्रेजी सरकार ने उनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी। वे भारत छोड़कर पेरिस चले गए और वहां से क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 ईस्वी को भागुर गांव महाराष्ट्र में हुआ। 1901 में मैट्रिक पास कर फर्ग्यूसन कॉलेज में दाखिला लिया, जहां वे लोकमान्य तिलक के संपर्क में आए। बंगाल विभाजन के समय उन्होंने अपने साथियों के साथ मित्र मेला नामक संगठन बनाकर विदेशी कपड़ों की होली जलाई, जिस कारण उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया। सावरकर एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने 1 जन्म की नहीं 2 जन्मों की आजीवन कारावास की सजा दी थी। उनकी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस प्रकाशन से पूर्व ही ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर ली थी। यह पुस्तक गुप्त रूप से विभिन्न शिक्षकों के नाम से भारत पहुंची थी। उन्होंने 1906 ईस्वी में अभिनव भारत की स्थापना की। सावरकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 के संघर्ष को गदर न कहकर भारत का अंडमान की सेलुलर जेल में बीता। जेल में कठोर यातनाएं दी गई। जेल के कष्टों से परेशान होकर सावरकर ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष दया याचिकाएं भेजी। पहली दया याचिका 30 अगस्त 1910 और दूसरी 14 नवंबर 1911 को भेजी, जिसमें सावरकर ने स्वयं को पुर्तगाल का पुत्र कहा। लिखा कि वह सरकार के कहे अनुसार कार्य करने के लिए तैयार है। तीसरी दया याचिका 1917 और चौथी दया याचिका 1 फरवरी 1918 को दी। लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी और सरदार पटेल ने भी सावरकर को बिना शर्त छोड़ने की मांग की। 1921 में सावरकर की याचिका स्वीकार करके ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सेलुलर जेल की छोड़ दिया और जिला रत्नगिरी के जेल में रखा। 2 मई 1921 में उन्हें रत्नगिरी जेल से 5 वर्ष तक राजनीति में भाग नहीं लेने की शर्त के साथ छोड़ दिया गया। सावरकर जेल से छूटने के बाद सावरकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के सदस्य बनकर कार्य करने लगे, अध्यक्ष भी रहे। सावरकर ने भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की मुहिम चलाते रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय उन्होंने ब्रिटिश सरकार को युद्ध में सहयोग देने की घोषणा की। हिंदुओं की राजनीति और हिंदुओं का सैन्य कारण हो का नारा बुलंद किया।
हिंदुओं को सैन्य प्रशिक्षण देकर युद्ध में हिंदुओं को सक्रिय रहने को कहा। 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। 1946 में पाकिस्तान निर्माण का विरोध किया गया था। 30 जनवरी 1948 को गांधी की हत्या के बाद उन पर हत्या का षड्यंत्र रचने वाले और गोडसे को सहयोग देने के आरोप लगाकर मुकदमा चला, लेकिन वे इस मुकदमे से बरी हो गए। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात पी मिश्रा ने एक क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति का गठन कर किया। बंगाल में राजनीतिक जागृति बंगाल विभाजन के बाद आई। अब आंदोलन का उद्देश्य विभाजन को रद्द करवाना ही नहीं अपितु स्वराज्य की प्राप्ति बन गया। 1905 ईस्वी में वारेंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक पुस्तक लिखकर क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने की विस्तृत जानकारी दी थी। युगांतर और संध्या नाम की पत्रिकाओं में भी अंग्रेज विरोधी विचार प्रकाशित किए जाने लगे। एक अन्य पुस्तक मुक्ति कौन पाथे, मुक्ति किस मार्ग से, में सैनिकों से भारतीय क्रांतिकारियों को हथियार देने का आग्रह किया। किसान आंदोलन। प्राचीन कृषि व्यवस्था को अंग्रेजों द्वारा बनाई गई नवीन प्रशासनिक व्यवस्था व कृषि नीतियों द्वारा धीरे धीरे तोड़ा जा रहा था। अंग्रेजों की इस नई व्यवस्था ने नए प्रकार के भूमिपति उत्पन्न कर दिए, जिससे ग्रामीण भारत में एक नया समाज उभर कर आया। सरकारी कर अत्यधिकता तथा जमींदारों द्वारा कर का अत्यधिक भाग लेने के कारण किसान साहूकारों तथा व्यापारियों के चुंगल में फंसते चले गए। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए इस नए भूमिपति वर्ग व परिजीवी बिचौलिया, लोभी व भ्रष्ट साहूकारों ने मिलकर किसानों को अधिकाधिक गरीब बना दिया। 19वीं शताब्दी तक किसान इस स्थिति में आ गए कि वे अंग्रेजी शासन, स्थानीय शोषणाधिकारी तथा पूंजीपतियों से निपटकर सामंतशाही बंधनों को तोड़ना अथवा ढीला करना चाहते थे। किसान आंदोलन के कारण। पहला है अंग्रेज सरकार के प्रशासनिक भूकर नीतियाँ। दूसरा, बार बार लंबे काल तक अकाल पड़ना। तीसरा, किसानों से जमींदारों सामंतों द्वारा अत्यधिक कर वसूलना। चौथा, व्यापारियों साहूकारों द्वारा चंगुल में फंसाकर झूठे दस्तावेज तैयार कराना। प्रमुख किसान आंदोलन। पहला, बंगाल में नील उगाने वाले किसानों का विद्रोह। यह विद्रोह अंग्रेज भूपतियों के विरुद्ध किया गया था। इस विद्रोह में किसानों के साथ जमींदारों साहूकारों, धनी किसानों व सभी ग्रामीण वर्ग ने दिया। 19वीं शताब्दी में कुछ कंपनी के अवकाश प्राप्त यूरोपीय अधिकारियों ने बंगाल तथा बिहार के जमींदारों से भूमि प्राप्त कर नील की खेती करना आरंभ कर दिया। इन्होंने किसानों से ऐसी शर्त पर नील की खेती करने को बाध्य किया जो किसानों के लिए लाभकारी नहीं थी। अप्रैल 1860 ईस्वी में बारासात उपविभाग तथा पावना और नादिया जिलों के समस्त किसानों ने हड़ताल कर दी और नील बोने से इनकार कर दिया। यह हड़ताल बंगाल के अनेक क्षेत्रों में फैल गई। सरकार को व्यापक असंतोष से बचने के लिए 1860 ईस्वी में एक नील आयोग नियुक्त करना पड़ा। दूसरा है 1875 ईस्वी से दक्षिण के विद्रोह। दक्षिण के विद्रोह का कारण अत्यधिक भूमि कर, कपास के भाव कम हो जाना, मराठों किसान से अत्यधिक कर लिया जाना था। मारवाड़ी और गुजराती साहूकारों द्वारा लालच के कारण लेखों से हेराफेरी करने तथा अनपढ़ किसानों से बिना जानकारी का हस्ताक्षर करा लेते, जिससे दीवानी न्यायालयों में फैसले इन साहूकारों के पक्ष में जाने से किसान बेदखल हो जाते थे। 1875 ईस्वी में किसानों ने पूना जिले के साहूकारों के मकानों तथा दुकानों पर आक्रमण कर दिए और जिन लेख पत्रों पर साहूकारों ने किसानों के हस्ताक्षर करा रखे थे उन्हें जला दिया गया। बाद में यह विद्रोह अहमदनगर तक फैल गया तथा पुलिस और सेना बुलाकर ही यह विद्रोह दबाया जा सका। सरकार ने उपद्रवों के कारण जानने के लिए दक्कन उपद्रव आयोग नियुक्त किया तथा 1889 ईस्वी में कृषक राहत अधिनियम पारित किया, जिसमें किसानों द्वारा ऋण न लौटाने पर गिरफ्तार अथवा जेल में बंद नहीं किया जा सकता था। तीसरा है पंजाब में किसान आंदोलन। पंजाब का आम किसान ऋणग्रस्त था और उसकी भूमि पर गैर किसान वर्ग का कब्जा हो गया था। इस भूमि हस्तांतरण को रोकने के लिए सरकार पंजाब भूमि अन्याक्रमण अधिनियम लेकर आई। चौथा है चंपारण किसान आंदोलन। उत्तर बिहार के चंपारण जिले में यूरोपियन नील के उत्पादक बिहारी किसानों पर अत्याचार करते थे। इसका विद्रोह करने के लिए गांधी जी ने बाबू राजेंद्र प्रसाद की सहायता से किसानों की वास्तविक स्थिति की जांच की।
किसानों को अहिंसात्मक आंदोलन करने के लिए कहा, लेकिन बाद में जून 1917 में एक जांच समिति बनाई जिसकी रिपोर्ट पर चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा नील किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराना बंद कर दिया गया। पांचवा है खेड़ा किसान आंदोलन। यह आंदोलन बम्बई सरकार के विरुद्ध था। 1818 ईस्वी के बसंत ऋतु में फसलें नष्ट हो गई, लेकिन फिर भी बम्बई सरकार भूमि कर मांग रही थी, जबकि भूमि कर नियमों में यह स्पष्ट था कि फसल साधारण से 25% से कम हो तो भूमि कर में पूर्णतः छूट मिलेगी। सरकार छूट देने को तैयार नहीं थी। गांधी जी ने कृषकों को संगठित कर सत्याग्रह किया। अंत में सरकार को गांधी जी की बात स्वीकार करनी पड़ी। छठा है अन्य संगठित प्रयास। अखिल भारतीय स्तर पर किसान आंदोलन चलाने के लिए 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया। किसान सभा ने आंध्र प्रदेश में जमींदारों के खिलाफ भूमि व्यवस्था विरोधी आंदोलन किया तथा 1936 में बिहार में बकाश्त स्वयं ज्योति हुई और भूमि के विरुद्ध आंदोलन किया। 18 अक्टूबर 1937 को किसान सभाओं ने सत्याग्रहियों पर अत्याचार के विरुद्ध कृषक दिवस मनाया। राजनीतिक आंदोलन 1857 से 1919 तक। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष की सफलता के बाद स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व भारत के सभी भागों में भारत के आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने वाले भूपतियों और संपन्न वर्गों के हाथों में आ गया था। ये वर्ग अपने मांगों के लिए संसद को स्मरण पत्र, प्रार्थना पत्र देते थे। साथ ही देश के लिए पढ़े लिखे लोगों को संगठित करने, अंग्रेजों द्वारा वर्तमान काल में कर रहे शोषण की जानकारी देकर जागृत कर रहे थे। इस काल का प्रारंभिक नेतृत्व करने वाले लोगों को इंग्लैंड के उदारवादी लोगों पर विश्वास था। ये लोग इंग्लैंड के उदारवादियों को भारत की वस्तु स्थिति, भारतीयों की आकांक्षाओं तथा भारत में संवैधानिक और प्रशासनिक सुधारों के लिए तैयार करना चाहते थे। साथ ही अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले शोषण और अत्याचारों की जानकारी अधिकाधिक लोगों को देकर आंदोलन का विस्तार करना तथा देश के सभी क्षेत्रों, वर्गों तथा धर्मों को मानने वाले लोगों को संगठित करना चाहते थे। 1858 ईस्वी के बाद राजनीतिक चेतना का प्रसार। भारतीयों की धीरे धीरे राजनीतिक आकांक्षाएं बढ़ने ही लगी। सिविल सर्विस में स्थान ही नियंत्रण करने की आकांक्षाओं की जाने लगी। अब भारत में जनता के द्वारा चुनी हुई और उसके प्रति उत्तरदायी सरकार की मांग की जाने लगी। 1868 में बंगाल के प्रमुख अखबार हिंदू पैट्रियट की संपादक कृष्णदास पाल ने ऐसी मांग की। 1874 ईस्वी में उन्होंने भारत के लिए स्वराज्य शीर्षक से लिखे लेख में भारतीयों द्वारा भारतीयों के लिए संवैधानिक सरकार के प्रारंभ की बात की थी। उस समय जो राजनीतिक संगठन भारत में थे वे इस प्रकार की प्रगतिशील मांग और उसके लिए संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं थे। इसके लिए बंगाल के कुछ विद्वानों और चिंतकों ने 1875 में इंडियन लीग की स्थापना की। इसका उद्देश्य भारतीयों में राष्ट्रवाद का भाव जागृत करने तथा राजनीतिक चेतना जागृत करना था। सार्वजनिक चेतना के द्वारा प्रारंभ होने वाला यह पहला राजनीतिक संगठन था। इंडियन एसोसिएशन। इस संस्था की स्थापना के अगले वर्ष 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में लगभग 800 प्रमुख लोगों ने भाग लिया। इसमें यह तय हुआ कि संगठन समान राजनीतिक विचार रखने वाले लोगों को एक मंच पर लाएगा व सामान्य जनता को संगठित करेगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1858 ईस्वी के बाद भारत में चल रहे राजनीतिक विकास का ही परिणाम इंडियन नेशनल कांग्रेस था, जिसकी स्थापना एक अंग्रेज भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी। इसकी स्थापना के पीछे ब्रिटिश सरकार की सोच थी कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए जिससे भारतीयों के मन में क्या है इसकी जानकारी ब्रिटिश सरकार को मिलती रहे तथा इसकी सम्मेलनों में राजनीतिक नेताओं के मन की भड़ास निकल जाएगी तथा उन्हें अंग्रेजी शासन को हटाने से सशक्त प्रयास करने से भी रोका जा सकेगा। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में प्रथम अधिवेशन प्रारंभ हुआ। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अधिवेशन में कांग्रेस के 4 उद्देश्य बताए गए। पहला, राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रयत्न में लगे लोगों को आपस में परिचित होने का अवसर देना। दूसरा, आने वाले वर्षों के कार्यक्रम पर विचार करना। तीसरा, ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति पूरी निष्ठा और भक्ति रखते हुए इंग्लैंड की संसद द्वारा तय किए गए सिद्धांतों के विरुद्ध किए जाने वाले भारत सरकार के कार्यों का विरोध। चौथा, अप्रत्यक्ष रूप से यह संगठन भारतीय संसद का रूप ग्रहण करेगा तथा इस बात का उचित जवाब देगा कि अंग्रेजों की यह सोच कि भारत के चुने हुए प्रतिनिधि शासन व्यवस्था करने की योग्यता नहीं रखते हैं,
कांग्रेस के काल के को दो चरणों में बांटा जा सकता है। प्रथम चरण 1885 से 90 ईस्वी तक, जिसे उदारवादी राजनीति अथवा राजनीतिक भिक्षावृत्ति का युग कहा गया है। दूसरा चरण 1905 से 1919 का काल, जिसे अतिवादियों अथवा अतिवादी राजनीति का काल कहा गया है। कांग्रेस के प्रथम चरण के उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनशा वाचा, व्योमेश और सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस की राजनीति पर छाए हुए थे। ये लोग उदारवादी तथा परिमित राजनीति में विश्वास करते थे। ये लोग अपनी राजनीति की व्याख्या उदारवाद और संयम के समन्वय से करते थे। ये लोग भारतीयों के लिए धर्म और जाति के पक्षपात का अभाव, मानव में समानता, कानून के सामने बराबरी, नागरिक स्वतंत्रता का प्रसार और प्रतिनिधि संस्थाओं के विकास की इच्छा करते थे। इस काल में अंग्रेज कांग्रेस पर समृद्धिशाली मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार और साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे, का अधिकार था। इस काल में कांग्रेस में आने वाले प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और इनका जनसाधारण से कोई संपर्क नहीं था। उदारवादी अंग्रेजी साम्राज्य के बने रहने अपितु उनका सुदृढ़ करने के पक्ष में थे। उन्हें डर था कि अंग्रेजों के जाने पर अव्यवस्था फैल जाएगी। अंग्रेजी राज्य शांति और व्यवस्था का द्योतक था और भारत में बहुत लंबे समय तक इसका बना रहना आवश्यक है। उदारवादियों का विश्वास था कि अंग्रेज न्यायिक लोग हैं, वे भारत के साथ न्याय ही करेंगे। भारतीयों की शिकायतें अंग्रेज नौकरशाही के कारण अथवा अंग्रेजों को हमारी शिकायतों को पूरी जानकारी न होने के कारण से है। यही कारण रहा है कि इन लोगों ने इंग्लैंड के प्रचार की ओर अधिक ध्यान दिया। इस काल में कांग्रेस ने देश की स्वतंत्रता की मांग नहीं की, केवल भारतीयों के लिए कुछ रियासतों की मांग की। दूसरा चरण गर्मपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रारंभ। 19वीं शताब्दी के अंतिम 20वीं शताब्दी के प्रारंभ वर्षों से गर्मपंथी राष्ट्रवादी विचारों के लोगों का कांग्रेस में प्रभाव बढ़ने लगा। कांग्रेस में फूट की प्रक्रिया उस समय आरंभ हो गई जब लोकमान्य तिलक का समाज सुधार के प्रश्न पर गर्मपंथी दल अथवा सुधारकों का झगड़ा हो गया। तिलक का कहना था कि स्वराज्य के बिना कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकते, ना कोई प्रगति, ना कोई उपयोगी शिक्षा, ना ही राष्ट्र जीवन की परिपूर्णता। चार प्रमुख कांग्रेस नेता लोकमान्य तिलक, पिनचंद्र पाल, अरविंद घोष और लाला लाजपत राय ने इस आंदोलन का मार्गदर्शन किया। इस गर्मपंथी आंदोलन के कार्यक्रमों में विदेशी माल का बहिष्कार और स्वदेशी माल को अंगीकार करने तथा राष्ट्रीय शिक्षा और सत्याग्रह पर बल दिया गया। भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन देना, जिससे भारतीयों को कार्य तथा सेवा का अवसर मिल सके। सरकारी नियंत्रित शिक्षा संस्थाओं के स्थान पर एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना बनाई जाए तथा विद्यार्थियों को देश सेवा में लगाया जाए। स्वशासन आंदोलन 1915 से श्रीमती एनी बेसेंट ने आयरिम होम रूल लीग के नमूने पर होम रूल लीग स्थापित करने की घोषणा की। 1916 में तिलक ने पूना में अपनी होम रूल लीग स्थापित की। दोनों संस्थाएं तालमेल के कार्य कर रही थी। इनका उद्देश्य अंग्रेज साम्राज्य के भीतर स्वायत्तता की मांग को लोगों तक पहुंचाना था। राजनीतिक आंदोलन 1919 से 1947 तक। रोलेट एक्ट। प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने यह आश्वासन दिया कि भारतीयों को अधिकाधिक सुविधा दी जाएगी, लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद किए गए सुधार संतोषप्रद नहीं थे, बल्कि इसके विपरीत आर्थिक शोषण, प्रेस के कठोर नियम व अन्य दमनकारी गतिविधियां मिली। भारतीय जनता अंग्रेजों के विरोध में डटी हुई थी। सरकार को षड्यंत्र का भय था, अतः सरकार ने 1917 ईस्वी में सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसके द्वारा बनाए गए बिल को विधानमंडल ने 19 मार्च 1919 को पास कर दिया। इस एक्ट के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। उसे ना कोई अपील, ना दलील और ना कोई वकील का अधिकार था। इसे काला कानून कहा गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित की गई, जिसमें 20,000 आदमी इकट्ठे हुए, जिनमें स्त्री, पुरुष व बच्चे भी थे। जनरल डायर ने उसमें प्रवेश किया और गोली चलाने का हुक्म दिया। गोलियां तब तक चलती रही जब तक कारतूस खत्म नहीं हो गए। सरकार के अनुसार 369 व्यक्ति मारे गए, जबकि कांग्रेस समिति के अनुसार मरने वालों की संख्या 1000 के लगभग थी। असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों द्वारा तुर्की के खलीफा के सम्मान में चलाया था। तुर्की का खलीफा मुस्लिम जगत का धार्मिक रूप से प्रमुख था।
19 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। गांधी जी भी इस आंदोलन में शामिल हुए और केसर ए हिंद की उपाधि को लौटा दिया। इस आंदोलन की समाप्ति 10 अगस्त 1920 को सेब्र की संधि से हुई, जिसमें तुर्की का विभाजन कर उसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। असहयोग आंदोलन, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर कमेटी की रिपोर्ट, तुर्की विभाजन, खलीफा का पद समाप्त करना आदि से गांधी जी अत्यधिक पीड़ित हुए। 1920 में कांग्रेस ने अन्यायी सरकार से असहयोग करने का प्रस्ताव पारित किया। इसके अंतर्गत सरकारी उपाधियों को छोड़ने, विधानसभाओं, न्यायालयों, सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं, विदेशी माल इत्यादि का त्याग करना तथा कर न देना शामिल था। इसके विपरीत अपने आप को अनुशासन में रखना, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना, आपसी झगड़े पंच निर्णय द्वारा तय करना, हाथ से कते और बुने कपड़ों का प्रयोग करना इत्यादि कार्य करने थे। 1921 ईस्वी में इस आंदोलन के अंतर्गत लगभग 30,000 व्यक्ति जेल गए। भारतीय इतिहास में यह पहला अवसर था जब स्वराज्य के लिए संघर्ष में इतनी अधिक जनता ने भाग लिया। परंतु जब यह आंदोलन शिखर पर था, तभी 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरी चारा नामक स्थान पर शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस द्वारा अत्याचार करने पर भीड़ ने पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिसमें 21 सिपाही, एक थानेदार की मौत हो गई। गांधी जी ने आंदोलन को हिंसात्मक होते देख 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी की इस घोषणा से देश के बड़े नेता आश्चर्यचकित रह गए। सुभाष चंद्र बोस ने इसे अत्यंत कष्टदायक कहा। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी का गठन किया, जिसने विधान परिषदों में भाग लेकर सरकार के कार्यों में रुकावट डालने का कार्य किया। साइमन कमीशन, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के कार्यों की समीक्षा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 ईस्वी में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया। इसमें 7 सदस्य थे, लेकिन इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। 3 फरवरी 1928 ईस्वी जब यह कमीशन बम्बई पहुंचा तो इसका जबरदस्त विरोध किया गया। लाहौर में इसका विरोध लाला लाजपत राय के नेतृत्व में किया गया। विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस ने अंधाधुंध लाठियों की वर्षा की, जिसमें लाला लाजपत राय के सीने में चोट आई और 1 महीने बाद उनका देहांत हो गया। 1930 को इस कमीशन की रिपोर्ट आई, जिसमें कहीं भी औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना की बात नहीं कही गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन, 30 दिसंबर 1929 ईस्वी को कांग्रेस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया। पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने 78 सदस्यों के साथ साबरमती आश्रम से 200 किलोमीटर दूर गुजरात में समुद्र तट पर स्थित दांडी गांव के लिए पैदल चले। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर नमक बनाकर अंग्रेजी कानून को तोड़ा। इस आंदोलन में गैर कानूनी नमक बनाने, महिलाओं द्वारा शराब की दुकानें, अफीम के ठेकों, विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना देने, विदेशी वस्त्रों को सरकार जलाना, चरखा काटना, छुआछूत से दूर रहना, विद्यार्थियों द्वारा सरकारी स्कूल, कॉलेज छोड़ना तथा सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से त्याग पत्र देने का आह्वान गांधी जी ने किया। यह आंदोलन तेजी से पूरे भारत में फैल गया। देश भर में जनता हड़तालों, प्रदर्शनों और विदेशी वस्त्रों को बहिष्कार में भाग लेने लगी। इस आंदोलन की विशेषता ये थी कि इसमें महिलाओं ने भी भाग लिया। थोड़े समय में ही 60,000 लोग जेलों में डाल दिए गए। 5 मार्च 1931 को सरकार और कांग्रेस के मध्य गांधी इरविन समझौता हुआ। वायसराय ने इस बात की घोषणा की कि भारतीय संवैधानिक विकास का उद्देश्य भारत को डोमिनियन स्टेट्स देना है। गांधी जी ने भारतीय संविधान सुधारों के लिए बुलाए गए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। वे वहां से निराश लौटे और पुनः 1932 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। 1933 ईस्वी में गांधी जी ने अपने आंदोलन की असफलता को स्वीकार कर लिया और कांग्रेस की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। व्यक्तिगत सत्याग्रह, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। भारत को युद्ध में सम्मिलित करने के खिलाफ देश के विभिन्न भागों में हड़ताल व प्रदर्शन हो रहे थे। तभी गांधी जी ने सत्याग्रह के बजाय व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव रखा, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। गांधी जी द्वारा चुने सत्याग्रही एक एक करके सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचेंगे, युद्ध के खिलाफ भाषण देंगे और गिरफ्तारी देंगे। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे, जिन्हें 3 माह की सजा दी गई। जवाहरलाल नेहरू दूसरे, ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में 30,000 लोग पकड़े गए। भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन की असफलता, जापान का भारत पर आक्रमण का भय,
14 जुलाई 1942 के वर्धा कांग्रेस बैठक में कांग्रेस और कार्यकारिणी के निर्णय आदि के कारण 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में गांधी जी को के भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि मैं आपको एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूँ, वह मंत्र करो या मरो। हम या तो भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में मर जाएंगे, मगर हम अपनी पराधीनता को जारी रहते देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। 9 अगस्त की भोर से पहले ही गांधी जी सहित दूसरे अंग्रेजी कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए तथा कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। इस आंदोलन की कोई निश्चित योजना नहीं बनाई गई थी। इस आंदोलन में शांतिपूर्ण हड़ताल करना, सार्वजनिक सभाएं करना, लगान देने से मना करना तथा सरकार को असहयोग करने की बात कही गई। इस आंदोलन को गांधी जी ने अंतिम संघर्ष बताया था, अतः जनता ने जिस ढंग से ठीक समझा अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। पूरे देश में एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन उठ खड़ा हुआ। कारखाने, स्कूलों और कॉलेजों में हड़ताल और काम बंदी हुई। पुलिस थाने, कारखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमले किए गए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अधिकांश नेता गिरफ्तार से बच गए। इसके नेताओं ने भूमिगत रहकर आंदोलन चलाया, जिनमें जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, रामनंद मिश्रा, SM जोशी प्रमुख थे। इस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अरुणा आसफ अली ने बंबई में इस आंदोलन का सफल नेतृत्व किया। इस आंदोलन के दौरान अनेक शहरों, कस्बों और गांवों में आंदोलनकारियों ने समानांतर सरकार भी बना ली थी। इस आंदोलन का भी दमन कर दिया। इस आंदोलन में गोलीबारी में 10,000 से अधिक लोग मारे गए। विद्रोही गांवों को जुर्माने के रूप में बहुत से रुपए देने पड़े। सरकार ने इस आंदोलन को हिंसा का उत्तरदायित्व गांधी जी पर थोपा। इस आंदोलन ने भारत की आजादी का मार्ग प्रशस्त कर दिया। भारतीयों में वीरता, उत्साह, शौर्य और देश के लिए सर्वस्व त्याग की भावना जागृत की। देश में नेतृत्व की एक नई पीढ़ी आगे आई, जिससे लोगों में संघर्ष करने की हिम्मत और शक्ति बढ़ गई। अब भारत संपूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ नहीं चाहता था। राजस्थान के जनजातीय किसान एवं प्रजामंडल आंदोलन। राजस्थान में जनजातीय किसान आंदोलन। राजस्थान में जनजातीय चेतना का प्रारंभ यहाँ के किसानों व जनजातीय समाज ने किया। जब यहाँ के किसानों पर अत्यधिक वित्तीय बोझ डाला गया तो यहाँ किसानों ने विरोध शुरू किया। तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती दे डाली। राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में ये आंदोलन स्वतः स्फूर्त थे, जो अन्याय व अनावश्यक उत्पीड़न के विरुद्ध शुरू हुए एवं भावी राजनीतिक आंदोलन के प्रेरणा के सूत्र बने। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र, मुख्यतः डूंगरपुर, मेवाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा व कुंभलगढ़ क्षेत्र में भील निवास करते थे। भील अत्यंत परंपरावादी आदिवासी जाति है, जो अपने सामाजिक व आर्थिक स्तर को लेकर सजग रहती है। जब इनके परंपरागत अधिकारों का हनन होने लगा तो इन्होंने शासकों और अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। भगत आंदोलन। भीलों को सामाजिक व नैतिक उत्थान के लिए गोविंद गुरु ने संप सभा स्थापित की व उन्हें हिंदू धर्म के दायरे में बनाए रखने के लिए भगत पंथ की स्थापना की। संप सभा द्वारा मेवाड़, डूंगरपुर, ईडर, गुजरात, विजयनगर और मालवा के भीलों में सामाजिक जागृति से शासन सशंकित हो उठा और भीलों को भगत पंथ छोड़ने के लिए विवश किया जाने लगा। जब भीलों को बेगा कृषि कार्य के लिए बाध्य किया और जंगलों में उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित किया गया तो उन्होंने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों ने गोविंद गुरु द्वारा चलाए जा रहे इस सामाजिक सुधार व संगठन के पीछे भील राज्य की स्थापना की संभावना व्यक्त की। गोविंद गुरु को अप्रैल 1913 ईस्वी को डूंगरपुर राज्य द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया। गोविंद गुरु अपने साथियों के साथ मानगढ़ की पहाड़ियों पर चले गए। अक्टूबर 1913 ईस्वी को अपने संदेश द्वारा भीलों को मानगढ़ की पहाड़ियों पर एकत्रित होने को कहा। भील हथियारों सहित बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। भीलों की एकता से भयभीत अंग्रेजों ने सेना भेजी, जिनसे ने मानगढ़ की पहाड़ियों पर पहुंचकर गोलाबारी कर भीलों को तीतर बीतर कर दिया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस कार्यवाही में 1500 भील मारे गए। इस प्रकार भगत आंदोलन को निर्ममता पूर्वक कुचल दिया गया तथा गोविंद गुरु को 10 वर्ष के कारावास की सजा दी गई। एक ही आंदोलन। भगत आंदोलन को कुचलने के बाद भी भीलों के विरुद्ध सरकारी नीति जारी रही। 1917 ईस्वी में भीलों व गरासियों ने मिलकर महाराणा को
पत्र लिखकर दमनकारी नीति व बेगार के प्रति अपना विरोध जताया, लेकिन परिणाम नहीं निकला तो भीलों ने मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ कर दिया। यह आंदोलन एक ही आंदोलन के नाम से विख्यात हुआ। अब आता है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन राजस्थान की राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक संरचना सामंती रही है। ये संरचना त्रिस्तरीय रही थी, जिसमें क्रमशः शासक, जागीरदार व कृषक वर्ग सम्मिलित थे। इन सभी के पारस्परिक अंतर संबंधों में पर यह व्यवस्था टिकी थी। 19वीं शताब्दी के अंत तक ये संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे, मगर इसके बाद राजस्थान का परिदृश्य बदलना आरंभ हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि राजस्थान के विभिन्न भागों को अनेक किसान आंदोलन का सामना करना पड़ा। इन किसान आंदोलनों के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला, अंग्रेजों के प्रभाव में आकर शासकों ने अपनी प्रजा की ओर पर्याप्त धन देना छोड़ दिया। शासकों व जागीरदारों ने स्वयं का अस्तित्व ही ब्रिटिश सत्ता पर आदेश समझ लिया। इसलिए शासकों की निर्भरता जागीरदारों पर व जागीरदारों की निर्भरता कृषकों पर समाप्त होती चली गई। दूसरा, राजस्व अधिक वसूलने के साथ साथ ही कृषकों से ली जाने वाले बेगारों व लागों में भी अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई। कुछ राज्यों में तो इन लोगों की संख्या 300 से अधिक थी। तीसरा, इस काल में अन्य व्यवसायों से विस्थापित लोगों के कृषि पर निर्भर हो जाने के कारण कृषक मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई। कृषक मजदूरों की संख्या में वृद्धि होने के कारण जमींदारों के रुख में अधिक कठोरता आ गई। चौथा, कृषि उत्पादित मूल्यों में गिरावट व इजाफा दोनों स्थितियां कृषकों के लिए लाभकारी नहीं थे। जहां एक और कीमत में गिरावट के कारण कृषकों की बचत का मूल्य कम हो जाता था, वही कीमत बढ़ने के कारण भी उसे लाभ का भाग नहीं मिल पाता था, क्योंकि जागीरदार लगान जिन्स के रूप में फसल लेता था। पांचवा है, अंग्रेजी प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाने के फलस्वरूप सामंतों का कृषकों के प्रति उदार व पैतृक नजरिया बदल गया। बिजोलिया किसान आंदोलन, भीलवाड़ा। बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान के अन्य किसान आंदोलनों का अगुवा रहा। यहाँ के किसानों में अधिकांश धाकड़ जाति के थे। 1894 ईस्वी में बिजोलिया के राव गोविंद दास की मृत्यु तक किसानों को जागीरदार के खिलाफ कोई विशेष शिकायत नहीं थी। 1894 ईस्वी में बने नए जागीरदार किशन सिंह ने किसानों के प्रति ठिकाने की नीति व जागीर प्रबंध में परिवर्तन किए। इसके समय में लगभग 84 प्रकार की लाग बागों के द्वारा किसानों से उनकी मेहनत की कमाई का लगभग 87% भाग जागीरदार ले लिया करता था। के बाद भी उनसे बेगार अलग से करवाई जाती थी। 1897 ईस्वी में गिरधरपुरा नामक गांव में गंगाराम धाकड़ के पिता के मृत्यु भोज के अवसर पर हजारों किसानों ने अपने कष्टों की खुलकर चर्चा की और मेवाड़ महाराणा को उनके अवगत करवाया। महाराणा ने सुनवाई के बाद किसानों की लागत और बेगार संबंधी शिकायतों की जांच के लिए सहायक राजस्व अधिकारी हामिद हुसैन को नियुक्त किया। हामिद हुसैन ने ठिकाने के विरुद्ध महकमा खास की रिपोर्ट दी, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। राज्य की तरफ से ठिकानों को मात्र 1-2 लागत कम करने को कहा गया। इससे राव कृष्ण सिंह का हौसला बढ़ गया। विभिन्न प्रकार की लागों व 1899 से 1900 ईस्वी के भयंकर दुर्भिक्ष, छप्पनिया अकाल के कारण बिजोलिया के किसानों की स्थिति पहले से ही काफी दयनीय थी। इसके बावजूद 1903 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने किसानों पर चंवरी कर नामक एक नया कर और लगा दिया। इसमें हर व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर 5 रुपए ठिकाने के कोष में जमा करवाना पड़ता था। चंवरी कर बिजोलिया वासियों के लिए आर्थिक रूप से तो भर स्वरूप था ही साथ सामाजिक रूप से घोर अपमानजनक भी था। किसानों ने इसका मौन विरोध किया और 2 वर्षों तक अपनी कन्याओं का विवाह नहीं किया। किसानों के प्रतिरोध के आगे राव को चंवरी की लाग उठा देने, फसल में ठिकानों का हिस्सा 2/5 लेने, कूता करने वाले एहलकारों के साथ बीसियों आदमियों को बुलाने की घोषणा करनी पड़ी। 1906 ईस्वी में बिजोलिया के नए स्वामी पृथ्वी सिंह ने न केवल पुरानी रियासतों को समाप्त कर दिया, बल्कि प्रजा पर तलवार बधाई नामक नया कर लगा दिया। राव पृथ्वी सिंह के समय जब लूट और शोषण चरम सीमा को पार कर गया, तो 1913 ईस्वी में किसानों ने साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में जागीर क्षेत्र में हल चलाने से इनकार कर दिया। जागीर क्षेत्र की भूमि पड़त रहने के कारण ठिकाने को बड़ी हानि उठानी पड़ी। इसके बाद ठाकुर द्वारा की जाने वाली सख्ती व अत्याचारों में और वृद्धि हो गई। फतेहकरण चारण व ब्रह्मदेव आतंकित होकर बिजोलिया छोड़कर चले गए तथा साधु सीताराम दास को पुस्तकालय की नौकरी से अलग कर दिया गया।
साधु सीताराम द्वारा आमंत्रित करने के बाद विजय सिंह पथिक ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला और 1917 ईस्वी में हरियाली अमावस्या के दिन बेरीसाल गांव में उपरमाल पंच बोर्ड नामक एक संगठन स्थापित कर उसके तत्वावधान में आंदोलन का श्री गणेश किया गया। तिलक ने किसानों की वीरता और संगठन से प्रभावित होकर न केवल अपनी अंग्रेजी पत्र मराठा में बिजोलिया के बारे में एक संपादकीय लिखा, अपितु मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को भी पत्र लिखा कि मेवाड़ के राजवंशी ने स्वतंत्रता के लिए बहुत बलिदान किए है। आप स्वयं स्वतंत्रता के पुजारी है, अतएव आपके राज्य में स्वतंत्रता के उपासकों को जेल में डालना कलंक की बात है। बिजोलिया के किसानों को जागृत करने के लिए एक और माणिक्यलाल वर्मा द्वारा रचित पंछीड़ा गीत गाया जा रहा था। वह दूसरी ओर प्रज्ञा चक्षु भंवरलाल सोनकर भी अपने कविताओं के माध्यम से गांव-गांव में अलख जगा रहे थे। पथिक ने भी बिजोलिया के आसपास के इलाकों के युवकों में देशभक्ति की भावना बढ़ने के उद्देश्य से इस समय उपरमाल सेवा समिति नामक संगठन की स्थापना की तथा उपरमाल का डंका नाम से पंचायत का एक पत्र भी निकलवाया। आंदोलन को देश भर में चर्चित करने के लिए पथिक ने किसानों की तरफ से कानपुर से निकलने वाले समाचार पत्र प्रताप के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजी। गणेश शंकर विद्यार्थी ने राखी स्वीकार करते हुए आंदोलन को समर्थन करने का आश्वासन दिया। प्रताप समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान दिलाई। प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि में मेवाड़ के जन आंदोलन का जो चित्रण किया गया है वह बिजोलिया किसान आंदोलन का ही प्रतिबिंब है। उदयपुर राज्य सरकार ने 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में बिजोलिया के किसानों की शिकायतों की सुनवाई करने के लिए मांडलगढ़ हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। आयोग ने किसानों के पक्ष में अनेक सिफारिशों की, किंतु मेवाड़ सरकार द्वारा इस तरह कोई ध्यान नहीं दिए जाने के कारण आंदोलन पूर्ववत जारी रहा। भारत सरकार के विदेशी विभाग के अधिकारियों का मत था कि बिजोलिया किसान पंचायत के साथ शीघ्र ही समझौता किया जाना आवश्यक है, अन्यथा संपूर्ण राजपूताने में किसान आंदोलन उग्र हो सकता है। ऐसी स्थिति में बिजोलिया किसान आंदोलन को तुरंत शांत करने के उद्देश्य से राजस्थान के एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। फरवरी 1922 ईस्वी में रॉबर्ट हॉलैंड ने किसानों से वार्ता कर 35 लागतों को माफ कर दिया। दुर्भाग्य से ठिकाने की कुटिलता के कारण यह समझौता स्थायी नहीं हो सका। 1927 ईस्वी के नए बंदोबस्त के विरोध में किसानों ने ठिकाने पर दबाव बनाने के लिए विजय सिंह पथिक के परामर्श के बाद लगान की उचित दरों के विरोध में अपनी माल भूमि छोड़ दी। नीलामी किए जाने पर भूमि को लेने वाले नए किसान मिल गए। किसानों द्वारा भूमि छोड़ने के फैसले के लिए पथिक को उत्तरदायी ठहराया गया, जिसके बाद उन्होंने अपने को इस आंदोलन से अलग अलग कर लिया। इसके बाद किसानों ने अपनी भूमि को वापस प्राप्त करने के लिए आंदोलन जारी रखा, जो 1941 तक चलता रहा। अब आता है सीकर किसान आंदोलन। किसान आंदोलन का प्रारंभ सीकर ठिकाने के नए राव राजा कल्याण सिंह द्वारा 25 से 50% तक भू राजस्व वृद्धि करने से हुआ। 1922 ईस्वी में उसने पूर्व राव राजा के दाह संस्कार तथा स्वयं के गद्दीनशीनी समारोह पर अधिक खर्च का बहाना बनाकर इस वायदे पर लगान वृद्धि की कि अगले वर्ष लगान में रियासतें दे दी जाएगी, किंतु 1923 ईस्वी में राव राजा रियासत देने संबंधी अपने पुराने वायदे से मुकर गया। राजस्थान सेवा संघ के मंत्री राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में किसानों ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई। लंदन से प्रकाशित होने वाली डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र में किसानों के समर्थन में लेख छपे और 1925 में ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में लिचेस्टर पश्चिम से लेबर सदस्य सर पैथिक लॉरेंस ने किसानों के समर्थन में आवाज उठाई। 1931 ईस्वी में राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना के बाद किसान आंदोलन को नई ऊर्जा मिली। किसानों को धार्मिक आधार पर संगठित करने के लिए ठाकुर देशराज ने पथेना में एक सभा कर जाट प्रजापति महायज्ञ करने का निश्चय किया। बसंत पंचमी 20 जनवरी 1934 को सीकर में यज्ञाचार्य पंडित खेमराज शर्मा की देखरेख में यह यज्ञ आरंभ हुआ। यज्ञ की समाप्ति के बाद किसान यज्ञपति कुंवर हुक्म सिंह को हाथी पर बैठाकर जुलूस निकालना चाहते थे, किंतु राव राजा कल्याण सिंह और ठिकाने के जागीरदार
इसके विरुद्ध थे। इसका कारण यह था कि ठिकाने का शासक और जागीरदार किसानों को सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से अपने से हीन मानते थे और हाथी पर सवार होकर निकाले जाने वाले जुलूस को अपने विशेषाधिकार मानते थे। इस कारण सीकर ठिकाने ने यज्ञ की पहली रात हाथी को चुरा लिया। हाथी चुराने की घटना ने वहां उपस्थित लोगों में रोष पैदा करने का कार्य किया और माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रसिद्ध किसान नेता छोटू राम ने जयपुर महाराजा को तार द्वारा सूचित किया कि एक भी किसान को कुछ हो गया तो अन्य स्थानों पर भारी नुकसान होगा और जयपुर राज्य को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अंततः किसानों की जिद के आगे सीकर ठिकाने को झुकना पड़ा और स्वयं ठिकाने ने जुलूस के लिए सजाया हाथी प्रदान किया। 7 दिन तक चलने वाले इस यज्ञ कार्यक्रम में स्थानीय लोगों सहित उत्तर प्रदेश, पंजाब, लुहारू, पटियाला और हिसार जैसे स्थानों से लगभग 3 लाख लोग उपस्थित हुए। 20वीं शताब्दी में राजपुताने में होने वाला ये सबसे बड़ा यज्ञ था। सीकर किसान आंदोलन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सीहोट के ठाकुर मानसिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में 25 अप्रैल 1934 ईस्वी को कटराथल नामक स्थान पर श्रीमती किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। सीकर ठिकाने ने उक्त सम्मेलन को रोकने के लिए धारा 144 लगा दी। इसके बावजूद कानून तोड़कर महिलाओं का यह सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया, जिनमें श्रीमती दुर्गा देवी शर्मा, श्रीमती फूला देवी, श्रीमती रमा देवी जोशी, श्रीमती उत्तमा देवी आदि प्रमुख थी। 25 अप्रैल 1935 को जब राजस्व अधिकारियों का दल लगान वसूल करने के लिए कुदन गांव पहुंचा तो एक वृद्ध महिला धापी दादी द्वारा उत्साहित किए जाने पर किसानों ने संगठित होकर लगान देने से इनकार कर दिया। पुलिस द्वारा किसानों के विरोध का दमन करने के लिए गोलियां चलाई गई, जिसमें 4 किसान चेतराम, टीकूराम, तुलछाराम तथा आशाराम शहीद हुए और 175 को गिरफ्तार किया गया। इस विभत्स हत्याकांड के बाद सीकर किसान आंदोलन की गूंज एक बार फिर ब्रिटिश संसद में सुनाई दी। 1935 ईस्वी के अंत तक किसानों की अधिकांश मांगे स्वीकार कर ली गई। आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख नेताओं में सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह गोरीर, पन्ने सिंह बाटड़ा नाऊ, हरु सिंह पलथाना, गोरू सिंह कटराथल, ईश्वर सिंह भेरूपुरा, लेखराम कसवाली आदि शामिल थे। अब आता है किसान आंदोलन बेगू चित्तौड़गढ़। बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरित होकर बेगू ठिकाने के किसानों ने भी 1921 में आंदोलन प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वहां के लोग भी लगान व लाख बाग के अत्याचारों से पीड़ित थे। बेगू ठिकाने के किसानों भी बिजोलिया की तरह ही अधिकांशतः ढाकर जाति के थे। वे विभिन्न लागतों, बेगारों, लगान की ऊंची दरों व ठिकाने के अत्याचारों की चक्की में पिस रहे थे। राजस्थान सेवा संघ के सदस्यों विजय सिंह पाठक, रामनारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा के सतत प्रयत्न से बेगू के किसानों में जागृति का संचार हुआ। 1921 में मेनाल में भेराकुंडे पर एकत्र होकर बेगू के पट्टे के किसानों की सभा हुई। बिजोलिया के आंदोलन की उग्रता से प्रभावित होकर बेगू के किसानों ने पथिक से मिलकर लाख बाग, बेगार और ऊंचे लगान के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व करने की प्रार्थना की। पथिक ने इस आंदोलन का भार राजस्थान सेवा संघ के मंत्री रामनारायण चौधरी पर डाल दिया। 2 वर्ष के संघर्ष के बाद बेगू ठाकुर रावत अनूप सिंह को झुकना पड़ा। उसने किसानों की मांग को स्वीकार करते हुए एक समझौता कर लिया, परंतु मेवाड़ सरकार और एजेंट को यह बात नहीं भाई। उन्होंने राजस्थान सेवा संघ और रावल अनूप सिंह के बीच हुए समझौते को बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी और अनूप सिंह को उदयपुर में नजरबंद कर ठिकाने पर मुनसर मात बैठा दिया। ठिकाने ने किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए मेवाड़ के बंदोबस्त आयुक्त ट्रेंच के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया। बेगू के किसान ट्रेंच के निर्णय पर विचार करने के लिए गोविंदपुरा में एकत्र हुए। यहाँ 5 माह से लगभग 600 किसान पंच डटे रहे थे। ट्रेंच व लाला अमृतलाल ने गोविंदपुरा पहुंचकर एकत्र किसानों को आयोग द्वारा किए गए निर्णय को स्वीकार करने तथा तीतर बीतर हो जाने का आदेश दिया, किंतु किसान डटे रहे। 13 जुलाई 1923 ईस्वी को किसानों पर गोलियां चलाई गई, जिसमें रूपाजी और कृपाजी ढाकर नामक 2 किसान शहीद हो गए। महिलाओं को
अपमानित किया गया तथा 500 से ज्यादा किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा राज्य के अत्याचारों से किसानों का मनोबल गिरता देख पथिक ने गुप्त रूप से बेगू पहुंचकर स्वयं किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। मेवाड़ सरकार द्वारा इन्हें 10 सितंबर 1923 ईस्वी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया, जिसके बाद आंदोलन धीरे धीरे समाप्त हो गया। अब आता है बरड़ किसान आंदोलन। बूंदी बिजोलिया और बेगू के किसानों के सामने बूंदी राज्य के किसानों को भी अनेक प्रकार की लागतें, बेगार और ऊंची दरों पर लगान की रकम देनी पड़ती थी। इससे त्रस्त बिजोलिया की सीमा से जुड़े बूंदी राज्य के बरड़ क्षेत्र के किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध अप्रैल 1922 ईस्वी में आंदोलन का श्री गणेश कर दिया। इस आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ कार्यकर्ता नयनू राम शर्मा के हाथों में था। 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को डाबी गांव में नयनू राम शर्मा की अध्यक्षता में चल रहे किसानों की सभा पर पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन के नेतृत्व में गोलियां चलाई गई, जिसमें नानक भील और देवलाल गुज्जर शहीद हुए। 27 सितंबर 1925 ईस्वी को राजस्थान सेवा संघ की हाड़ौती शाखा की एक सभा में शासन को किसानों की समस्याओं से परिचित करवाने के लिए पंडित नयनू राम शर्मा को अधिकृत किया गया। 1927 ईस्वी के बाद राजस्थान सेवा संघ अंतर विरोधियों के कारण बंद हो गया। अतः राजस्थान सेवा संघ के साथ ही बूंदी का बरड़ किसान आंदोलन समाप्त हो गया। इसके बाद आता है नीमुचड़ा किसान आंदोलन। अलवर में सुअरों को मारने पर प्रतिबंध था और ये सुअर किसानों की फसलों को बर्बाद कर देते थे। इन सुअरों के उत्पाद से दुखी होकर 1921 में अलवर के किसानों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इस आंदोलन के दबाव में महाराजा को सुअरों को मारने की इजाजत देनी पड़ी। अलवर में 1922 ईस्वी में तीसरा भूमि बंदोबस्त होने के बाद 1923 से 24 ईस्वी में भू राजस्व की नई दरें लागू कर दी गई। इसे नए बंदोबस्त से पूर्व राजपूत एवं ब्राह्मणों से अन्य जातियों की तुलना में कम भू राजस्व लिया जाता था, मगर नए बंदोबस्त द्वारा इन जातियों के विशेष अधिकारियों को समाप्त कर दिया गया, जिसके कारण इनमें असंतोष की स्वर उठना स्वाभाविक था। यद्यपि अन्य जातियों के किसान भी इस बंदोबस्त से संतुष्ट नहीं थे, मगर इसके विरोध में नेतृत्वकारी भूमिका राजपूतों ने निभाई। अलवर के बानसूर और गाजी का थाना के राजपूतों ने भूमि बंदोबस्त के नाम पर लगने वाले इन करों का विरोध किया और अधिकांश से शिकायत भी की। इस प्रकार की शिकायत करने से महाराजा जयदेव सिंह बहुत क्रोधित हुए। 14 मई 1925 ईस्वी को भू राजस्व के नाम पर होने वाली इस लूट पर चर्चा करने के लिए किसान अलवर की बानसूर तहसील के नीमुचड़ा नामक गांव में एकत्रित हुए। एकाएक राज्य की सेना ने कमांडर छज्जू सिंह के नेतृत्व में इन किसानों को घेर कर गोलियों की बोछा कर दी तथा इनके घर जला दिए। इस घटना में 156 व्यक्ति मारे गए और लगभग 600 व्यक्ति घायल हुए। रियासत नामक समाचार पत्र ने इस हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की, जबकि महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में इस हत्याकांड को दोहरी डायर शेयर की संज्ञा दी और इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक विभत्स बताया। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में राजस्थान के विभिन्न भागों में सामंत अत्याचारों एवं शोषणों के विरुद्ध अनेक आंदोलन शुरू हो गए थे, किंतु इन आंदोलनों का उद्देश्य केवल भू राजस्व में कमी एवं सामंत अत्याचारों से मुक्ति प्राप्त करना ही था। 1920 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा देशी रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का प्रस्ताव पारित होने से राजपूताना के राष्ट्रवादी लोगों को मायूस होना पड़ा। 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना होने के बाद राजनीतिक कार्यकर्ताओं को एक ऐसे मंच मिल गया जहां वे अपनी बात कह सकते थे। इस संस्था की स्थापना व प्रथम अधिवेशन 16 से 18 दिसंबर 1927 ईस्वी को बम्बई में दीवान बहादुर रामचंद्र राव की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। संस्था की कार्यकारिणी में राजस्थान के 7 सदस्य नयनू राम शर्मा कोटा, शंकरलाल शर्मा अजमेर, जयनारायण व्यास व कन्हैयालाल कलयंत्री जोधपुर, रामदेव पोद्दार व बालकिशन पोद्दार बीकानेर तथा त्रिलोक चंद माथुर करौली लिए गए। श्री विजय सिंह पाथिक संस्था के उपाध्यक्ष तथा श्री रामनारायण चौधरी राजस्थान तथा मध्य भारत के लिए प्रांतीय सचिव चुने गए। इस संस्था की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारत की देशी रियासतों में वैध और शांतिपूर्ण उपायों से वहां के राजाओं की छत्र छाया में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। 1938 ईस्वी में कांग्रेस की हरिपुरा अधिवेशन में देशी राज्यों के आंदोलन को समर्थन देने का प्रस्ताव पास होने के बाद विभिन्न देशी रियासतों में प्रजामंडल की व्यवस्थित स्थापना हुई। देशी रियासतों में उत्तरदायित्व शासन की स्थापना, सामंत अत्याचारों व शोषण का विरोध, देशी रियासतों में राजनीतिक जागृति पैदा करना और देश में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलनों को गति प्रदान करने के लिए जो राजनीतिक संगठन स्थापित हुए उन्हें प्रजामंडल कहा गया।
राजस्थान की सभी रियासतों में अपने अपने प्रजामंडल कार्यरत रहे थे, जिन्होंने आजादी तक उपरोक्त मुद्दों पर समय समय पर अनेक आंदोलन का संचालन किया। प्रमुख प्रजामंडलों की स्थापना। प्रजामंडल। पहला, जयपुर प्रजामंडल, वर्ष 1931, संस्थापक जमनालाल बजाज व कपूर चंद पाटनी। दूसरा प्रजामंडल है बूंदी प्रजामंडल, वर्ष 1931, संस्थापक कांतिलाल। तीसरा, हाड़ौती प्रजामंडल, वर्ष 1934, पंडित नयनूराम शर्मा। चौथा, मारवाड़ प्रजामंडल, वर्ष 1934, संस्थापक जयनारायण व्यास। पांचवा प्रजामंडल सिरोही प्रजामंडल, वर्ष 1934, वृद्धि शंकर त्रिवेदी। छठा, बीकानेर प्रजामंडल, वर्ष 1936, संस्थापक मघाराम वैद्य। सातवां, कोटा प्रजामंडल, वर्ष 1939, पंडित नयनूराम शर्मा। आठवां, मेवाड़ प्रजामंडल, वर्ष 1938, संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा। नौवां, अलवा प्रजामंडल, वर्ष 1938, संस्थापक हरिनारायण शर्मा। 10वां, भरतपुर प्रजामंडल, वर्ष 1938, संस्थापक किशनलाल जोशी। 11वां, शाहपुरा प्रजामंडल, वर्ष 1938, संस्थापक रमेश चंद्र ओझा। 12वां, धौलपुर प्रजामंडल, वर्ष 1938, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। 13वां प्रजामंडल करौली प्रजामंडल, वर्ष 1938, संस्थापक त्रिलोक चंद माथुर। 14वां, किशनगढ़ प्रजामंडल, वर्ष 1939, संस्थापक कांतिलाल चौथानी। 15वां, जैसलमेर प्रजामंडल, वर्ष 1945, संस्थापक मीठालाल व्यास। 16वां, कुशलगढ़ प्रजामंडल, वर्ष 1942, संस्थापक भंवरलाल निगम। 17वां, डूंगरपुर प्रजामंडल, वर्ष 1944, संस्थापक भोगीलाल पांड्या। 18वां, बांसवाड़ा प्रजामंडल, वर्ष 1945, संस्थापक भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। 19वां, प्रतापगढ़ प्रजामंडल, वर्ष 1945, संस्थापक अमृतलाल पायक। 20वां है झालावाड़ प्रजामंडल, वर्ष 1946, मांगीलाल भव्य। प्रजामंडल आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि इसने महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकालकर को बराबर खड़ा कर दिया। अनेक महिलाओं ने आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया और गिरफ्तारियां दी। जयपुर प्रजामंडल के आंदोलन में अनेक महिलाओं ने भाग लिया, जिसमें रामदेवी देशपांडे, सुशीला देवी, इंदिरा देवी, अंजना देवी चौधरी आदि प्रमुख थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जोधपुर में गोरजा देवी, सावित्री देवी भाटी, सिरेख कंवल व्यास, राजकोर व्यास आदि ने गिरफ्तारियां दी। तो उदयपुर में माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायण देवी अपने 6 माह के पुत्र को गोद में लिए जेल गई। प्रजामंडलों के कार्यकर्ताओं ने सामाजिक सुधार, शिक्षा प्रसार, बेकार उन्मूलन तथा दलित आदिवासियों के उत्थान पर भी ध्यान दिया। इन संगठनों ने उत्तरदायी संघर्ष के लिए आंदोलन चलाए, जिससे राजशाही एवं सामंती शोषण से दबी राजस्थान की जनता में राजनीतिक जनजागृति पैदा हुई। 1938 ईस्वी से पहले देशी रियासतों की जनता का राष्ट्रीय आंदोलन के साथ प्रत्यक्ष सामंजस्य नहीं था, किंतु प्रजामंडल की स्थापना के बाद 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यहाँ के स्थानीय आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बन गए। इससे राष्ट्रीय आंदोलन का बढ़ावा मिला। हाँ, इस प्रकार आपने देखा कि रिकॉर्डिंग इस लेसन की कंप्लीट हो चुकी है और निवेदन है कि इस लेसन की रिकॉर्डिंग को आप बार बार सुने और इसमें आप पॉज भी कर सकते हैं, बैक भी कर सकते हैं और फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अगले लेसन की रिकॉर्डिंग भी आपको शीघ्र प्राप्त होगी। इस रिकॉर्डिंग के पश्चात आपको कुछ समय बाद इस पाठ के प्रश्नोत्तरों की रिकॉर्डिंग अलग से शेयर की जाएगी और पाठ सार भी उसमें शामिल होगा। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और मैक्सिमम साथियों से इसको इस रिकॉर्डिंग तक पहुँचाएँ, जिससे कि इस रिकॉर्डिंग का लाभ उन तक पहुँचे जिनको इसकी बेहद ज़रूरत है। मिलते हैं फिर अगली बार।